गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे क्लॉज और उसका पार्ट 8। ठीक है। इससे पहले हम क्लॉज में नाउन क्लॉज पढ़ चुके हैं। क्लॉज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रीडिकेट होता है। ये सेंटेंस में नाउन की तरह भी कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है और एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है। तो नाउन क्लॉज में हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से नाउन की तरह कार्य करता है। ठीक है। अगर सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन की तरह कार्य करे तो वो नाउन क्लॉज है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब विशेषण उपवाक्य। इस उपवाक्य में एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो विशेषण का कार्य करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा, जो किसी की विशेषता बताएगा, क्वालिफाई करेगा कुछ किसी को। जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ठीक है, आदमी को देख लिया। अभी कनेक्ट किससे हो गया? हु से। हु वाज इंटेलिजेंट, जो कि होशियार था। तो अब इस आदमी की विशेषता क्या बताई कि वह होशियार था। क्या था? वह होशियार था। तो आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज में एक ग्रुप ऑफ वर्ड आता है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा भाग है और एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज का तीसरा भाग है। मैंने आपको बताया था वो सारे क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं जिनमें कंजक्शन जो है वह या तो हु हो या वैन हो या वेयर हो, ठीक है, या वाट हो। ठीक है। तो कंजक्शन से आपको पता लगाना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं है। तो कंजक्शन सारे लिखा दिए थे मैंने। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से है? तो जो कंजक्शन लग जाए, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया बिफोर, तो भी वो क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कंजक्शन से पता करना है कि सेंटेंस कौन सा क्लॉज है। ठीक है। तो यहाँ हु से हमने पता कर लिया कि ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टाइप है? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि यह ए मैन की पूरी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। ऐसा है मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, whom you beat yesterday, जिसको कल तुमने पीटा था। ठीक है। तो अब whom you beat yesterday इस आदमी की विशेषता है। इस आदमी को कल क्या किया गया था? पीटा गया था। ठीक है। तो ये आगे वाला जो whom you beat yesterday, ये पूरा भाग जो है यह एक क्लॉज बना रहा है। और कैसा क्लॉज बना रहा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कैसा टाइप है? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। आगे देखो एडवर्ब क्लॉज। इसमें देखो व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क्स एज एन एडवर्ब, जब सेंटेंस में शब्दों का समूह एडवर्ब की तरह कार्य करे, ठीक है, तो उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो तीन भागों में है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि ये तीनों ही सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं? मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जितने सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिसने याद कर लिए उससे सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने की मतलब दिक्कत नहीं होगी। अगर जिसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद नहीं है तो वो सेंटेंस को नहीं पहचान सकता। आप पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सारे याद कर लो। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, मतलब इनसे बनने वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है। तो ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू होते हैं। फर्क ये है कि एडजेक्टिव क्लॉज में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और एडवर्ब क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो एडवर्ब की तरह कार्य करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मृत्यु हो गई थी। तो ये बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, तो इसमें बिफोर द डॉक्टर केम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्यों? बिफोर से शुरू हो रहा है। तो आपको कंजक्शन से पता लगाने का है कि सेंटेंस कौन सा है, कौन सा क्लॉज है। तो बिफोर से पता लगा लिया सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टाइप है? एडवर्ब क्लॉज। कैसे पता किया? देखो,
टाइम से रिलेटेड जितने भी क्लॉज होते हैं वो सब एडवर्ब में आएंगे, क्योंकि एडवर्ब खुद एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। क्या होती है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ बिफोर टाइम को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट कर रहा है? समय को। तो हमेशा ध्यान रखना है कि समय को इंडिकेट जो करता है वो एडवर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर द डॉक्टर केम ये एडवर्ब क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई प्ले क्रिकेट वेयर यू टीच, मैं क्रिकेट खेलता हूँ जहाँ तुम मुझे पढ़ाते हो। तो यहाँ पे देखो, आई प्ले क्रिकेट वेयर यू टीच, जहाँ तुम मुझे पढ़ाते हो वहाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो वेयर यू टीच सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि वेयर कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया कंजक्शन को पहचान लो, क्लॉज पहचान जाओगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, लेकिन टाइप कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। कैसे? आई प्ले क्रिकेट, मान लो मैं क्रिकेट खेलता हूँ देयर, वहाँ क्रिकेट खेलता हूँ। तो देयर कैसा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की जगह मैंने क्या रख दिया है? वेयर यू टीच, जहाँ तुम पढ़ाते हो, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो एडवर्ब क्लॉज होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो तो एडवर्ब क्लॉज होगा, और एडवर्ब ऑफ मैनर हो तो एडवर्ब क्लॉज होगा। यानी आपको एडवर्ब क्लॉज को याद करने के लिए 9th क्लास में फ्लैश बैक होकर जाना पड़ेगा। 9th क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच कराई थी, उस समय एडवर्ब कराया था, ठीक है। तो एडवर्ब एक ऐसी चीज है जो टाइम को भी डिनोट करती है, प्लेस को भी डिनोट करती है, मैनर को भी डिनोट करती है, ठीक है, और नंबर को भी डिनोट करती है, ठीक है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें। अब यहाँ ध्यान दो, सो दैट वी मे लिव, अब ये एडवर्ब ऑफ पर्पस है, ये पर्पस को रिप्रेजेंट करती है। तो जो पर्पस को रिप्रेजेंट करे वो भी तो एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब होती है। और यहाँ ईट की एडवर्ब हो गई ये पूरी, सो दैट वी मे लिव। तो आप ये ध्यान रखना, बिफोर कहीं पे भी आ जाए तो वो एडवर्ब होगा, वेयर कहीं पे भी आ जाए वो भी एडवर्ब होगी, सो दैट कहीं पे भी आ जाए, क्योंकि सो दैट पर्पस को रिप्रेजेंट करती है, और एडवर्ब ऑफ जो पर्पस होती है वो एडवर्ब क्लॉज ही बनाएगी, ठीक है। राम वेंट टू होम बिकॉज हिज ब्रदर सेंट हिम देयर, क्योंकि उसके भाई ने उसे वहां भेजा। तो ध्यान दो इधर, क्योंकि उसके भाई को ने उसको वहां भेजा। अब यह बिकॉज जो है एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वैसे बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, लेकिन हमें ये भी पता है कि बिकॉज से हमें कारण पता चलता है, और कारण किस में पता चलता है? एडवर्ब ऑफ रीजन से पता चलता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो राम वेंट टू होम बिकॉज हिज ब्रदर सेंट हिम देयर, क्योंकि उसके भाई ने उसको वहाँ भेजा था। तो आप ये ध्यान रख लेना, अगर याद नहीं हो इस तरीके से तो ऐसे याद कर लेना कि जहाँ बिफोर आए, बिफोर से कोई सेंटेंस शुरू हो एडवर्ब क्लॉज होगा, वेयर से कोई सेंटेंस शुरू हो एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है, और बिकॉज से कोई सेंटेंस शुरू हो एडवर्ब क्लॉज होगा। ये याद कर लेना आप, ठीक है। जैसे देखो, यू विल कैच दिस ट्रेन इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम इस ट्रेन को पकड़ लोगे। तो अब यहाँ ध्यान देने के बाद इफ से शुरू हो गया, तो इफ क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो ये भी एडवर्ब क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जहाँ कहीं भी इफ आ जाए तो मान के चलना कि वो एडवर्ब क्लॉज है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ये शब्दों को आप पकड़ लो तो आपको पता चल जाएगा ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज में ज़्यादातर क्या होता है कि वो हु से और विच से और हुम से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? हु से, विच से और हुम से। और एडवर्ब क्लॉज जो ज़्यादातर होती है वो बिफोर से, आफ्टर से, वेयर से, बिकॉज से, सो दैट से, इनसे शुरू होगी एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। राम इज़ एज टॉल एज मोहन, जितनी भी डिग्रियाँ हैं, ठीक है, वो सारी एडवर्ब क्लॉज के अंदर आती है। ये ध्यान रखना, राम उतना ही लंबा है जितना मोहन। यू वॉक एज इफ यू वर एन ऑफिसर, तुम चलते हो ऐसे मानो कि तुम एक ऑफिसर हो। तो एज इफ कहीं पे भी आ जाए तो मान के चलना वो एडवर्ब क्लॉज है।
ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट करता है ये। एज आ जाए तो भी मान के चलना कि एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, दे इंजॉयड देयर वर्क ऑल्दो इट रेन्ड, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी उन्होंने अपने काम को इंजॉय किया। क्या किया? इंजॉय किया। तो यहाँ पे देखो ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। ठीक है, तो दो आ जाए तो भी मान के चलना कि वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ है। और वो एडवर्ब क्लॉज में कौन सा टाइप है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, विरोध का क्लॉज है। ठीक है, अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट भी होता है, प्रभाव भी होता है। जैसे मैंने बताया था सो दैट है तो भी एडवर्ब क्लॉज है, खाली दैट आ जाए तो भी एडवर्ब क्लॉज है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आई वाज सो टायर्ड, मैं इतना थक गया था, दैट आई कुड नॉट स्टे अवे, कि मैं ज़्यादा देर तक जगा नहीं रह सकता था। ठीक है, आई वाज सो टायर्ड, मैं इतना थक गया था कि मैं ज़्यादा देर तक जगा नहीं रह सकता था। समझ में आया? एक बार वापस से देख लो। नाउन क्लॉज में क्या होगा? नाउन क्लॉज के अंदर सब, अब पहले आपको ये देखना है कि आपको टाइप पहचानना है। देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का तरीका है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जितनी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये मैंने पिछले अध्याय में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। देखो जितनी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या है? बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सो दैट, दैट, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाट, व्हाटएवर, वेयर, वेयरएवर, व्हाई, बिकॉज, हाउ, हाउएवर, इफ, व्हाइल, एज सून एज इफ, इवन इफ, दो, दैट, एज, हु, हुएवर, सिंस, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो मान के चलना कि अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वाक्य शुरू हो रहा है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपका काम क्या है कि उन सबऑर्डिनेट क्लॉज को अलग अलग तीन भागों में बांटना। कितने भागों में बांटना? तीन भागों में। कि ये नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन भाग होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आप कैसे पता करोगे कि ये नाउन क्लॉज है? नाउन क्लॉज का पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है, वो ज़्यादातर वाट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वाट से। ये याद कर लेना, एग्जाम में कोई भी क्लॉज वाट से शुरू होता है तो मान के चलना वो नाउन क्लॉज है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्लॉज का पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। नाउन क्लॉज नाउन की तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। और ये ज़्यादातर हु से, हुम से और विच से शुरू होते हैं। विच, ये कहीं पे भी आप देख लेंगे उस मिल जाए आपको, हु, हुम, विच, तो मान के चलना वो एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, और एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ज़्यादातर जो है वो इनके टाइप पे डिपेंड करते हैं। जितने एडवर्ब के टाइप है उतने ही एडवर्ब के क्लॉज है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, एडवर्ब ऑफ इफेक्ट होता है, एडवर्ब ऑफ पर्पस होता है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट होता है। तो जितने एडवर्ब के टाइप होंगे उतने ही एडवर्ब क्लॉज होंगे। तो अगर ये समझ में नहीं आए तो एक तरीका और बताता हूँ। बिफोर से कोई शुरू हो जाए या आफ्टर से, बिफोर या आफ्टर से, ठीक है, या व्हेन से, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, या वाइल से, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, वाइल, तो मान के चलना एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, वेयर से शुरू हो जाए तो भी मान के चलना एडवर्ब क्लॉज है। सो दैट से शुरू हो जाए तो भी मान के चलना एडवर्ब क्लॉज है। बिकॉज से शुरू हो जाए तो भी मान के चलना एडवर्ब क्लॉज है। आप जितने भी प्रश्न उत्तर देते हो तो बिकॉज से उत्तर देते हो कि नहीं देते हो? जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि वाई, किसी साइंटिस्ट ने ये नियम क्यों दिया, वाई दिस साइंटिस्ट गिव दिस रूल, कि इस साइंटिस्ट ने ये नियम क्यों दिया, तो आप उसका कारण बताओगे बिकॉज। तो जब बिकॉज आ गया मतलब एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, इफ आ जाए तो भी एडवर्ब क्लॉज, एज आ जाए या खाली एज आए तो भी एडवर्ब क्लॉज, एज इफ आ जाए तो भी एडवर्ब क्लॉज, और आल्दो आ जाए तो भी एडवर्ब क्लॉज। अब आप कहोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया कि हम जो है पता कर लेंगे कि ये नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज है।
डेफिनेशन कैसे पता चलेगी? तो डेफिनेशन यही है कि नाउन क्लॉज जो है वो वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, बहुत सारे शब्दों का समूह। और एडजेक्टिव क्लॉज जो है वाक्य में विशेषण की तरह कार्य करता है। एडवर्ब क्लॉज जो है वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाता है उसके अंदर। कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड आता है? कंजक्शन के साथ बाकी वाले पीछे जो है वर्ड्स जो है उसके साथ समाहित हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होते हैं। ठीक है, अब चलो थोड़ा इजी स्तर पे चलते हैं, आसान तरीके की तरफ। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इंग्लिश में 4 केस होते हैं बेटा, ठीक है। हिंदी में 8 केस होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 4 ही केस होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। संबोधन कारक को वोकेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकेटिव केस। तो अभी हम 3 कारकों को तो यहीं पढ़ लेंगे। ये वोकेटिव केस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। संबोधन कारक होता है, जैसे हे राम, हेलो राम, ठीक है, हाय मोहन, ये संबोधनकारी है, कारक है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक में अगर हु आ जाता है सेंटेंस के बीच में तो उसका मतलब होगा जो, और हुम आ जाता है उसका मतलब होगा जिसको। पजेसिव केस में हुज आ जाता है तो उसका मतलब होगा जिसका या जिसकी, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव केस में हु रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हुम में बदल जाएगा, पजेसिव केस में हुज भी बदल जाएगा। तो ये पर्सन के लिए यूज होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए हमें जो शब्द इंग्लिश में यूज़ करना है तो उसके लिए हमें हु लगाना पड़ेगा, और जिसको यूज़ करना है तो उसके लिए हुम लगाना पड़ेगा, और जिसका या जिसकी यूज़ करना है तो हुज लगाना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, कर्ता कारक में अगर हमें पशु पक्षियों के लिए, फॉर एनिमल एंड बर्ड्स, एनिमल एंड बर्ड्स मतलब पशु पक्षियों के लिए, और निर्जीव वस्तुओं के लिए जो लगाना है। व्यक्तियों के लिए तो जो लगाया तो हमने हु लिख दिया, लेकिन अगर हमें निर्जीव वस्तुओं, पशु पक्षियों के लिए जो लगाना है तो उसमें हमें सबसे पहले विच लगाना होगा। कर्ता कारक में विच लगाना होगा, और ये विच जो है ऑब्जेक्टिव केस में विच ही रहेगा, वापस विच में ही रहेगा, ठीक है। और पजेसिव केस में इसको या तो ऑफ विच लिखते हैं या हुज लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉमन यूज। दैट का कॉमन यूज किया जाता है। दैट नॉमिनेटिव केस में दैट ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में दैट ही रहता है, और पजेसिव केस में दैट्स हो जाता है, जो, जिसको, जिसका, ठीक है। तो अभी कॉमन यूज क्या है? दैट का इस्तेमाल आप किसी के लिए भी कर सकते हो, मनुष्य के लिए भी कर सकते हो, और पशु पक्षियों के लिए भी कर सकते हो, और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी कर सकते हो। यानी अगर ये दोनों आपको नहीं आए, हु और विच वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, तो आप कॉमन यूज वाला ये दैट का यूज़ कर लो। दैट जो है सभी के लिए यूज होता है, पशु पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, सब के लिए हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। आई सॉ ए मैन हु वाज ब्रेव, मैंने एक आदमी को देखा जो ब्रेव था। अब यहाँ हु नॉमिनेटिव केस है। क्या है? नॉमिनेटिव केस। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस हो गया। समझ में आ गया? दूसरे वाले वाक्य का कैसा कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब मैंने हु क्यों लगाया? क्योंकि आदमी के लिए आया तो हु लगाया, जो होशियार था। अब ये कि ऐसा है बर्ड, मैंने एक पक्षी को देखा, विच वाज फ्लाइंग इन ओपन स्काई, जो खुले आसमान में ऊपर उड़ रहा था। तो विच या नॉमिनेटिव केस है। क्या है? नॉमिनेटिव केस। और ये नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे हु का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? जो खुले आसमान में उड़ रहा था, तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको यहाँ अंतर बता दिया था कि हु का प्रयोग केवल किसके लिए होता है? पर्सन के लिए, मनुष्यों के लिए, और विच का प्रयोग पशु पक्षियों के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो बर्ड यहाँ पशु पक्षी है, इसलिए विच आया। यहाँ पे भी दूसरे वाले जो वाक्य है उसके सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है? विच कर रहा है, ठीक है। राहुल मेट ए मैन, राहुल एक आदमी से मिला, whom you beat yesterday, जिसको कल तुमने पीटा था। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ whom जो है ऑब्जेक्टिव केस में,
हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम होता है। मैंने पीछे बता दिया था आपको, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम। तो ये दूसरे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। कैसे? मैं एक आदमी से मिला, ठीक है, तुमने जिसको कल पीटा था, तो तुमने पीटा था जिसको, यानी दूसरे वाले वाक्य का ये हुम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो दूसरे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट होने के कारण हुम को ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज किया जाता है। अगर किसी पक्षी का जिक्र हो जाए और उसे एज ए ऑब्जेक्ट हमें बताना है, तो विच का प्रयोग होगा। कैसे? देखो, इसको इस सारणी को एक बार समझ लो, नहीं तो तुम बार बार कंफ्यूज होगे। इसमें ध्यान दो, नॉमिनेटिव केस में हु में रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में हुम में कन्वर्ट हो जाता है। और यही अगर पॉजिटिव केस हो तो हुज हो जाता है। नॉमिनेटिव केस विच में रहता है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी विच में ही रहता है, लेकिन ये पॉजिटिव केस में आए तो हुज और ऑफ विच में रहेगा। अब इन दोनों के यूज अलग अलग है। ऊपर वाली लाइन जो है उस पूरी का इस्तेमाल मनुष्यों के लिए होता है, और नीचे वाली जो लाइन है उसका इस्तेमाल पशु पक्षियों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, गीता ने एक पक्षी को देखा जिसको कल तुमने पकड़ा था। विच यू कॉट यस्टरडे। विच यू कॉट यस्टरडे, तो जिसको कल तुमने पकड़ा था। तो देखो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, गीता ने एक पक्षी को देखा तुमने जिसको कल पकड़ा था। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट तो कौन है? यू खुद है, इसकी वर्ब है। ठीक है, तो अब इस आगे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है? विच है। क्या है? विच। समझ में आया? क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये विच उसको ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ विच क्यों आया, हुम क्यों नहीं आया? तो उसका कारण देखो, पक्षी जो है वो एनिमल्स में और बर्ड्स में आ जाता है, और एनिमल्स और बर्ड्स के लिए मैंने बताया था विच ऑफ विच का प्रयोग होता है। तो विच का ऑब्जेक्टिव केस विच ही होता है। ठीक है, नेहा बॉट ए चेयर, नेहा ने एक चेयर खरीदी। हुज कलर वाज ब्लैक, जिसका कलर काला था। अब ध्यान दो, पॉजेसिव केस में पशु पक्षियों के लिए भी हु जाता है और मनुष्यों के लिए भी हु जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार जो है पॉजेसिव केस में पशु पक्षियों के लिए ऑफ विच का भी आप प्रयोग कर सकते हो। बाकी हुज तो आप दोनों में, हुज का प्रयोग आप दोनों में कर सकते हो। ठीक है, हुज का प्रयोग मनुष्यों के लिए भी होता है, पशु पक्षी और जानवरों के लिए भी हुज का ही प्रयोग होता है। लेकिन कुछ लोग इसको ऑफ विच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑफ विच, जानवरों की और एनिमल्स की कंडीशन में। ठीक है, तो हम इसको हुज से ही समझेंगे, कॉमन यूज से, कि भाई ऐसा यूज जिसमें दोनों के लिए, जानवरों और मनुष्य दोनों के लिए पॉजेसिव केस में जो कॉमन हो। तो कॉमन कौन है? हुज है, क्योंकि दोनों तरफ इसका इस्तेमाल होता है। नेहा बॉट ए चेयर, चेयर खरीदी जिसका कलर ब्लैक था। जिसका कलर क्या था? ब्लैक था। तो पॉजेसिव केस जो होगा उसमें आप ये ध्यान रखना कि जो हुज है वो आगे वाले सेंटेंस की विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता बताएगा कि जिसका कलर ब्लैक है। ठीक है, तो उसमें पॉजेसिव केस में हुज का इस्तेमाल होगा, और हुज जब भी आता है उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, या जिसकी हमें विशेषता बतानी है वो आएगा। जैसे हमें कलर की विशेषता बतानी है तो वो आ गया, हुज कलर वाज ब्लैक। ये है पॉजेसिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस में हुम की जगह किसका यूज होता है? हुज का यूज होता है। आगे देखो, राहुल सा ए मैन, राहुल ने एक आदमी को देखा जिसके बाल काले थे। हुज हेयर वर ब्लैक, जिसके बाल काले थे। तो अगर हमें हुज का इस्तेमाल करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हुज पॉजेसिव केस है, और ये वाक्य में आगे वाले वाक्य की विशेषता बताएगा, कि कोई न कोई विशेषता बताएगा। जैसे किसी के शरीर की विशेषता बता सकता है, किसी निर्जीव वस्तु की विशेषता बता सकता है, तो ये विशेषता बताएगा, और इसका पॉजेसिव केस हुज होगा। ठीक है, पॉजेसिव केस के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है।
और नॉमिनेटिव केस के तुरंत बाद देखो यहाँ पे मैंने कुछ बता दिए, हु जो नॉमिनेटिव केस है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ जाहिर सी बात है विच भी नॉमिनेटिव केस है तो विच के बाद भी हेल्पिंग वर्ब और क्या आएगी, विच और हु दोनों के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। लेकिन हुम के बाद में आपको हुम वाले सेंटेंस की पहचान करने का तरीका यही है कि हुम जो है वो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है आगे वाले सेंटेंस के, ठीक है, लेकिन लिखा उससे पहले जाता है। इसका हुम का एनिमल्स के लिए हुम की जगह विच का प्रयोग होता है, ठीक है, इसको भी पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट से। लेकिन हु जो है वो इस्तेमाल तब होता है जब हमें किसी अंग की, किसी निर्जीव वस्तु के किसी पार्ट की विशेषता बतानी है, तो हुज का इस्तेमाल होता है। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है जिसकी विशेषता हमें बतानी होती है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट का एडजेक्टिव विशेषण की तरह ये कार्य करता है, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं, या कॉमन यूज वाला देख लेते हैं। एक दैट क्या है, मैंने आपको बताया था दैट का इस्तेमाल मनुष्यों के लिए भी होता है और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। आई सॉ ए बर्ड, मैंने एक पक्षी को देखा, दैट वाज फ्लाइंग इन स्काई, जो कि खुले आसमान में उड़ रहा था। तो अब यहाँ ए मैन आ जाता ना बर्ड की जगह, तो भी हम दैट लगाते। समझ में आ गया, नॉमिनेटिव केस है ये। नॉमिनेटिव केस क्यों है, क्योंकि ये अगले वाले वाक्य के सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ऑब्जेक्टिव केस कब होता है, जब अगले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करे। और पॉजेसिव केस क्या होता है, जब अगले वाले वाक्य का संबंध बताए या उसकी कोई विशेषता बताए तो उसे पॉजेसिव केस कहते हैं, ठीक है। आई सॉ ए मैन दैट वाज वियरिंग ए ब्लैक शर्ट, मैंने एक आदमी को देखा जो कि काला शर्ट पहन रहा था, ये भी नॉमिनेटिव केस में ही है, ठीक है। तो भले बर्ड आओ भले आदमी आओ, नॉमिनेटिव केस में दैट कॉमन यूज है, दैट दोनों की जगह यूज होता है, ठीक है। राहुल मैट ए मैन दैट यू पुश्ड यस्टरडे, राहुल एक आदमी से मिला जिसको कल तुमने धक्का दिया था। तो इसमें ये दैट ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये अगले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है कि यू पुश्ड, तुमने धक्का दिया, किसको दिया, दैट को धक्का दिया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट वैसे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट वर्ब के पीछे ना आकर कहाँ आता है, सब्जेक्ट से पहले आता है। ये ध्यान रखना आप, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के पीछे ना आकर सब्जेक्ट से पहले आता है। और पॉजेसिव केस में वो संबंध बताता है। पॉजेसिव केस का मतलब भी क्या है, संबंध कारक। तो वो आगे वाले वाक्य का संबंध बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है, हुज के जरिए। क्योंकि हुज का इस्तेमाल पशु पक्षियों के लिए भी होता है और हुज का इस्तेमाल मनुष्यों के लिए भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरा वीडियो समझ में नहीं आए ना तो आप ऐसा करना, इसको 2-3 बार देखना। जब आप 2-3 बार देखोगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार में 10% समझ में आएगा, दूसरी बार में 20, तीसरी बार में 30, ऐसे आगे रोटेट हो जाएगा। इंग्लिश में सबसे हार्ड टॉपिक है ये क्लॉज, उपवाक्य, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जब इसको आप समझो तो शुरू से वीडियो देखना है। ऐसा नहीं कि सर पार्ट 8 देख लिया, नहीं, पार्ट 7 पहले देखना है। क्योंकि पार्ट 7 से हमने क्लॉज को शुरू किया है, तो पार्ट 7 समझ में आएगा तो पार्ट 8 आएगा, फिर पार्ट 9 आएगा। अगर आपने पार्ट 7 नहीं देखा तो पार्ट 8 आपको समझ में नहीं आएगा, ये आप पूरा ध्यान रखना। तो पहले 7 देखो फिर 8 देखो तो आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात, आप उसको नहीं समझ में आए तो रिवाइज कर करके देखो, बैक कर करके वापस देखो दोबारा, ठीक है। जॉइन दीज सेंटेंसेस। अब इधर देखो, हम जो है इन सेंटेंसेस को जॉइन करना सीखते हैं। राम सीज ए बर्ड, इट फ्लाइज ओवर हिज हेड। राम एक पक्षी को देखता है, वह उसके सिर के ऊपर उड़ता है। तो विच से कनेक्ट करो, और विच से कनेक्ट करना है तो देखो यहाँ पे इस 2 वाक्यों को जॉइंट करके एक सेंटेंस बनाना है हमें। पहला सेंटेंस है राम एक पक्षी को देखता है, दूसरा सेंटेंस है जो उसके सिर के ऊपर उड़ता है। तो देखो दूसरे वाले वाक्य में इट को हटा देते हैं और विच को डाल देते हैं, क्योंकि विच नॉमिनेटिव केस की तरह कार्य कर सकता है। तो इट को हटा दिया। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट की तरह कार्य करना। जब सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो वो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। राम सीज ए बर्ड विच फ्लाइज ओवर हिज हेड, जो कि उसके
सिर के ऊपर उड़ता है। तो ये विच दूसरे वाले वाक्य के किसकी तरह कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। अब गीता मेट ए मैन, अब इट को हटाया क्यों? क्योंकि विच और इट दोनों लिख देते तो दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, तो इट हटा दिया हमने। गीता मेट ए मैन यू बीट हिम यस्टरडे, गीता एक आदमी से मिली जिसको कल तुमने पीटा था, या तुमने जिसको कल पीटा था। ठीक है, मीट ए मैन यू बीट हिम यस्टरडे, तुमने उसको कल पीटा था। तो अब हुम से जोड़ना है। हुम आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस से जब हम सेंटेंस को ज्वाइंट करते हैं तो जाहिर सी बात है, दो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं रह सकते, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ देखो, पहले वाले वाक्य में तो एज इट इज रहेगा, ज़्यादातर चेंज दूसरे वाले वाक्य में ही होते हैं। यू बीट हिम यस्टरडे, तो हिम यहाँ दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। यू बीट हिम ये दूसरे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तुमने उसको कल पीटा था, तो उसको कल पीटा था, तो उसको को हटा देंगे, उसकी जगह हुम लिख देंगे। गीता मीट ए मैन हुम यू बीट यस्टरडे, तुमने जिसको कल पीटा था, उसको को हटा के हमने क्या लिख दिया? हुम लिख दिया, जिसको। समझ में आया? तो यहाँ ऑब्जेक्ट हट गया। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। एग्जाम में क्या है, आपको सेंटेंस जोड़ने के लिए कहेगा, तो सेंटेंस जोड़ने के लिए कहे तो आपको केस पता होना चाहिए, किस केस में हमें जोड़ना है। अगर सेंटेंस जोड़ने के लिए कहे और विच आगे दे दे या हु आगे दे दे, तो मान के चलना आपको सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। और हुम दे दे आपको, ठीक है, तो मान के चलिए आपको ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन से केस में दिया है। नॉमिनेटिव केस में दिया है तो सब्जेक्ट हटा दो, ऑब्जेक्टिव केस में दिया है तो ऑब्जेक्ट हटा दो, और अब वो सेंटेंस जो है ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अगर पजेसिव केस में दिया है तो पजेसिव केस हट जाएगा। जैसे हुज दे दिया, हुज पजेसिव केस में होता है, तो वाक्य में दो वाक्य जो आपको देगा, उन दोनों वाक्यों में देख लो पजेसिव केस कौन सा है, आप उसको हटा दो और उसकी जगह हुज लगा दो। जैसे राहुल बॉट ए वॉच, राहुल ने एक घड़ी खरीदी, इट्स कलर वाज ब्लैक, जिसका कलर कैसा था? ब्लैक था। तो इट्स, यहाँ इट्स पजेसिव केस में, तो हमें हुज पजेसिव केस से इसको जोड़ना है, तो हम इट्स को हटा देंगे। राहुल बॉट ए वॉच हुज कलर वाज ब्लैक, जिसका कलर काला था। तो जब पजेसिव केस से जोड़ना होता है तो पजेसिव केस हटाना है, जब नॉमिनेटिव केस से जोड़ना है तो सब्जेक्ट हटाना है, जब ऑब्जेक्टिव केस से जोड़ना है तो ऑब्जेक्ट हटाना है। ओके, तो ये आप इनका गहन अध्ययन करना यहाँ तक, ठीक है। और बाकी का जो पार्ट 9 है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो आप डाउट क्लास में स्कूल में आके पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ठीक है। और जनरली ये बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाला पार्ट किए बिना आपको दूसरे वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पहला पार्ट पहले समझना है, फिर दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो आपको ये आज वाला वीडियो समझना है तो पहले 7th वीडियो देखना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।